Good morning, everybody. Good morning. बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने? टाइप 5 कितने सवाल हुए हैं टाइप 5 में? 4। फिर लिखिए टाइप 6। वंदना उसके आगे की क्लास में होगी। Some pens are pencil. No pencil is rubber. कुछ पेन पेंसिल है, कोई पेंसिल रबर नहीं है। इधर ध्यान देंगे सभी लोग। ऐसे सवाल जहां एक स्टेटमेंट सम का और एक स्टेटमेंट नो का हो। कंक्लूजन। Some pens are rubber. No pen is rubber. पहला सवाल है मैं हल कर रहा हूं। चित्र बनाने की शुरुआत पॉजिटिव स्टेटमेंट से करेंगे। ये पेन का कुछ हिस्सा पेंसिल का है, लेकिन कोई पेंसिल रबर नहीं है। पेंसिल रबर नहीं है, लेकिन पेन तो रबर हो सकता है। इसलिए 100% मानते हुए दूसरे में जैसे ही पेन और पेंसिल ओवरलैप हो जाएगी, रबर पूरी तरह से अलग, जैसे पिछले वाले टाइप में किया था। सम पेन्स आर रबर। पेन का कुछ हिस्सा रबर का है। सम पेन्स आर रबर गलत है। नो पेन इज रबर। कोई पेन रबर नहीं है। यहां कोई पेन रबर नहीं है, कोई पेन रबर नहीं है। डायगोनल बन रहा है। उसी को हाँ और उसी को ना कहा गया। इधर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। इधर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। बना लीजिए इसे। ट्राई करिए अब आप लोग स्टेटमेंट 1। Some Indians are graduates. No Indian is fool.
graduates are full. No graduates are full. एक और कंक्लूजन है, some graduates are not full. बनाइए चित्र और बताइए कि कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे। कौन कौन से कंक्लूजन सही है। पिंकी ओनली थर्ड, ऑप्शन ऐसे होंगे ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली थर्ड, या फिर और भी। इधर भी आ रहा है कुछ लोगों का। आइए चेक कर लेते हैं। सम इंडियंस आर ग्रेजुएट, some Indians are graduate. No Indian is fool, कोई इंडियन फूल नहीं है, बट फूल ग्रेजुएट तो हो सकता है। यहां तो ओवरलैप होने के कारण रिलेशन नहीं होगा। ऑल ग्रेजुएट्स आर फूल, पूरे ग्रेजुएट फूल है, गलत है। पूरे ग्रेजुएट फूल है, गलत है। नो ग्रेजुएट्स आर फूल, कोई ग्रेजुएट फूल नहीं है, ये गलत है, ये सही है। सम ग्रेजुएट्स आर नॉट फूल, ग्रेजुएट का कुछ हिस्सा फूल का नहीं है। सम ग्रेजुएट्स आर नॉट फूल, वही सही होता है जो दोनों में सही होगा। आंसर आएगा केवल और केवल थर्ड। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर आया था थर्ड। सबका इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया बेटा। पूरे टाइप जब तक आप पढ़ोगे नहीं, प्रीवियस टाइप रिवाइज नहीं करोगे, तब तक जादू तो है नहीं मेरे पास। मैं जादू सिखा देता आप लोगों को। सेकंड वाले में तो ओवरलैप रहेगा तो दूसरा अलग हो ही जाएगा। सम ग्रेजुएट आर नॉट फूल, देखो ग्रेजुएट का कुछ हिस्सा फूल का है लेकिन बहुत सारा हिस्सा फूल का नहीं है, तो यहाँ तो सही है ना। और यहाँ कोई ग्रेजुएट ही फूल नहीं है तो कुछ ग्रेजुएट फूल नहीं है, ये बात भी सही होगी। लिखो टाइप 7, अंतिम टाइप। नो पेन इज पेंसिल, कोई पेन पेंसिल नहीं है। नो पेंसिल इज रबर, कोई पेंसिल रबर नहीं है। कंक्लूजन, some pens are rubber, all pens are rubber। तब इधर ध्यान देना प्लीज सभी लोग। टाइप 7 मतलब दोनों स्टेटमेंट नो के। वैसे तो मैं बिना चित्र बनाए उत्तर बता दूं कि अगर सभी निगेटिव है तो पॉजिटिव कभी उत्तर हो ही नहीं सकता है।
अगर हम चित्र बनाकर हल करना चाहे तो नो पेन इज पेंसिल, कोई पेन पेंसिल नहीं है और कोई पेंसिल रबर भी नहीं है। भाई पेंसिल रबर नहीं है, पेन तो हो सकता है। अब यहां पेन कितना रबर हो सकता है मैक्सिमम, तो यहां कंफ्यूजन है कि पेन के अंदर रबर को बनाए या बाहर। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि ओवरलैप बना लीजिए, टेंशन ही खत्म। ज्यादा से ज्यादा कितना रबर पेन हो सकता है? 100%। लेकिन दूसरा चित्र जब हम बनाएंगे इनका, नो पेन इज पेंसिल, नो पेंसिल इज रबर, तो हम एक और संभावना मानेंगे कि तीनों में कोई कॉमन नहीं है। आइए चेक करते हैं। सम पेन्स आर रबर, पूरा पेन रबर है तो सम तो होगा ही। सम पेन्स आर रबर, ऑल पेन्स आर रबर, पूरा पेन रबर है। वही सही होता है जो दोनों में सही होगा। आंसर आएगा नन, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ट्राई आप करिए, इजी है ये। नो वाटर इज मिल्क, नो वाटर इज टी, कोई पानी दूध नहीं है, कोई पानी चाय नहीं है। कंक्लूजन, सम मिल्क आर टी, नो मिल्क इज टी। नो मिल्क इज टी, कुछ दूध चाय है, कोई दूध चाय नहीं है। वही 5 ऑप्शन है। दो दिन के गैप में कई लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, ये स्पष्ट हो रहा है। वाटर, मिल्क, वाटर टी नहीं है लेकिन मिल्क टी हो सकती है। सम मिल्क, कुछ मिल्क टी है। सम मिल्क टी है, नो मिल्क इज टी, कोई मिल्क टी नहीं है, कोई मिल्क टी नहीं है। डायगोनल भी बन रहा है, उसी बात को हाँ और उसी बात को ना। ऑप्शन ई, ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा इसका आंसर आना चाहिए। तो यहां बेसिक खत्म होता है। सारे बेसिक के 7 टाइप्स को मैं एक जगह पर लिख कर दिखा दे रहा हूं। टाइप 1, दोनों स्टेटमेंट ऑल के
पहला जहां खत्म होगा दूसरा वही से शुरू होगा, वहां हमने जो चित्र देखे वो ऐसे थे। दोनों स्टेटमेंट ऑल के और दोनों का आखिरी वर्ड से। टाइप 3, एक ऑल और एक सम। हो सकता है बाहर की रिंग के साथ रिलेशन हो सकता है अंदर की रिंग के साथ रिलेशन हो। दोनों सम। टाइप 5, एक स्टेटमेंट ऑल का और एक स्टेटमेंट नो का। बाहर की रिंग मना कर सकती है, अंदर की रिंग मना कर सकती है, लेकिन दूसरा चित्र टाइप 6, जो आज किया एक सम और एक नो। अब आप सवाल को देखकर आइडिया लगा सकते हैं। वैसे अब हम देखेंगे 4-4 स्टेटमेंट, 3-3 स्टेटमेंट वाले सवालों को भी। तो ये था बेसिक। यूपीएससी में अधिकतर संभावना एडवांस के सवालों की है, तो लिखिएगा एडवांस। एडवांस में मैंने ट्रिक्स बना दी है, तो हो सकता है आपको लगेगा कि एडवांस इजी है, लेकिन उसका कारण है केवल कि अब आपके पास ट्रिक्स आ चुकी है। बना लिया इसे। एडवांस, अग्रिम प्रकार, एडवांस टाइप। पहला टाइप 1। 2011 में यूपीएससी ने इसके सवाल पूछे थे। लिखना टाइप 1 में, इन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में, इन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में, सेलेक्ट सच 2 स्टेटमेंट्स, ऐसे 2 वाक्य चुनिए। इन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में ऐसे 2 वाक्य चुनिए। सेलेक्ट सच 2 स्टेटमेंट which are together neither, which are together not true, which are together not true, but may be false, but may be false। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में ऐसे 2 वाक्य चुनिए जो एक साथ सही नहीं हो सकते, जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं, जो एक साथ सही नहीं हो सकते,
गलत हो सकते हैं। सवाल ये है, मतलब समझिएगा, एग्जामिनर अब आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा है कि 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन, बल्कि एग्जामिनर कह रहा है कि अब मैं आपको 4 वाक्य दे रहा हूं, उनमें से ऐसे 2 वाक्य आपको बताने हैं जिनमें आप ये दावा कर सको कि ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। दोनों एक साथ तो सही हो नहीं सकते, लेकिन गलत हो सकते हैं। तो पहले मैं 4 वाक्य दिखा देता हूं और फिर आपको इसकी ट्रिक्स बताऊंगा कि ऐसी जगह पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप प्रश्न लिखिए। प्रश्न क्या था? स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर्स, सभी प्राणी शाकाहार मांसाहारी है। सेकंड, all animals are herbivores, सभी प्राणी शाकाहारी हैं। some animals are herbivores, कुछ प्राणी शाकाहारी है। no animal is carnivores, कोई प्राणी मांसाहारी नहीं है। यूपीएससी 2011। आपको इनमें से ऐसे 2 वाक्य चुनने हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। तो मान लीजिए अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, अगर आपको चुनने के लिए कहा जाए तो ऐसे कौन से 2 वाक्य आप चुनेंगे जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती, गलत हो सकती हैं। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। 1 2 1 4 2 3 1 3 2 4। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब अभी हमने बताया नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा आंसर निकाला है। बहुत बढ़िया। अब मैं इसकी ट्रिक्स बता दे रहा हूं। वैसे बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही निकालनी थी। बहुत बढ़िया। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, ए, ई, आई, ओ। तो हमेशा याद रखना, ए और ई प्रकार की जो जोड़ी होती है वो इस शर्त को हमेशा पूरा करती है। ये ए प्रकार का वाक्य है, ये ए प्रकार का वाक्य है, ये आई टाइप का सेंटेंस है और ये ई टाइप का है। तो दूसरा और चौथा इसलिए नहीं क्योंकि शब्द बदल गए, सेम वर्ड होने चाहिए। तो ए और ई आंसर आना चाहिए था, ए और ई प्रकार का वाक्य। ये 2011 में आया था। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो केवल इतना याद रखो कि ए और ई की जोड़ी हमेशा इस शर्त को पूरा करती है। क्योंकि इमेजिन करो
क्या सभी प्राणी मांसाहारी है दुनिया में? क्या कोई एनिमल मांसाहारी नहीं है दुनिया में? तो दोनों बातें एक साथ गलत हो सकती है। लेकिन सभी प्राणी अगर मांसाहारी है, अगर ये बात सही साबित हो गई तो ये बात तो गारंटेड गलत होनी है। या फिर नो एनिमल इज कार्निवोरस, ये बात सही साबित हो गई तो ये गलत होनी है। दोनों एक साथ तो सही हो ही नहीं सकते। तो हमें ऐसे दो वाक्य चुनने थे जहां दोनों एक साथ तो सही हो ही नहीं सकते, हाँ एक साथ गलत हो सकते हैं। और ऐसी शर्त को ए और ई प्रकार की जोड़ी हमेशा संतुष्ट करती है। दूसरा प्रश्न इसी पैटर्न पर, ऑल ट्रेन्स रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ट्रेनें विद्युत से चलती हैं। सम ट्रेन्स रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ट्रेनें विद्युत से चलती है, कुछ ट्रेनें विद्युत से नहीं चलती। कोई ट्रेन विद्युत से नहीं चलती। ऐसे दो वाक्य चुनिए जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। और अब आपको ट्रिक्स भी हमने बता दी है। बहुत बढ़िया। ये ए प्रकार का सेंटेंस है, ये आई प्रकार का है, ये ओ प्रकार का है और ये ई प्रकार का है। ए और ई की जोड़ी। ऐसे तीन टाइप है, यहां पर तीन टाइप के प्रश्न है यहां पर। मतलब यदि हम बातचीत करें तो यहां लगभग ऐसे तीन वेराइटीज के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तीन वेराइटीज के। लिखना टाइप 2 एडवांस में, यह आ चुका यूपीएससी में टाइप 1। आइए जरा टाइप 2 पर बात करते हैं। इन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में, इन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में, सेलेक्ट सच टू स्टेटमेंट, ऐसे दो वाक्य चुनिए, सेलेक्ट सच टू स्टेटमेंट, ऐसे दो वाक्य चुनिए विच आर टुगेदर नॉट फॉल्स, जो एक साथ गलत नहीं हो सकते, विच आर टुगेदर नॉट फॉल्स, जो एक साथ गलत नहीं हो सकते, बट मे बी ट्रू, लेकिन एक साथ सही हो सकते हैं, लेकिन एक साथ सही हो सकते हैं।
लेकिन एक साथ सही हो सकते हैं। इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में ऐसे 2 वाक्य चुनिए जो एक साथ गलत नहीं हो सकते, एक साथ सही हो सकते हैं, पिछले वाले का ठीक उल्टा। तो इसकी ट्रिक्स बता दे रहा हूं मैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो इस शर्त को हमेशा आई और ओ की जोड़ी पूरा करती है। इस शर्त को हमेशा आई और ओ की जोड़ी पूरा करती है। लिखना प्रश्न, ऑल चिल्ड्रंस आर पोलाइट, सभी बच्चे विनम्र हैं। ऑल चिल्ड्रंस आर पोलाइट। जनरली चिल्ड्रंस आर पोलाइट, सामान्यतः बच्चे विनम्र होते हैं। सामान्यता का मतलब सिलोजिज्म में सम लिया जाता है। जनरली चिल्ड्रंस आर पोलाइट, सामान्यतः बच्चे विनम्र होते हैं। सम चिल्ड्रंस आर नॉट पोलाइट, कुछ बच्चे विनम्र नहीं हैं। सम चिल्ड्रंस आर नॉट पोलाइट, कुछ बच्चे विनम्र नहीं हैं। नो चिल्ड्रन इज पोलाइट, कोई बच्चा विनम्र नहीं है। आइए देखिए कितने लोग हमारी बात समझ पाए हैं। ऐसे 2 वाक्य चुनिए जो एक साथ गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं। आई और ओ की जोड़ी हमेशा इस शर्त को पूरा करती है। मैंने आपको ट्रिक्स बता दी है। अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। तो टाइप लिख देते पहले आप, ए है ये आई है, ये ओ है और ये ई है। आंसर आना चाहिए था ऑप्शन बी। अब जरा ध्यान से सुनना। देखो भाई, आप लोगों का मुझ पर भरोसा है और आप लोग को जो मैं कह रहा हूं उसे आपने यकीन कर लिया। लेकिन मान लीजिए कोई गरीब अड़ोसी पड़ोसी मिला और उसने कहा कि बताओ कैसे। जैसे एक लाल था देवेंद्र, उसको लगा कि कैसे। तो मैं आपको यहां दिखा दे रहा हूं प्रूफ करके। आप किसी को प्रूफ मत करना। ये सब मैंने बहुत सवालों को हल करने के बाद ट्रिक्स बनाई है और इसकी प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी किताब वाले को पता नहीं है कि ऐसे भी सवाल बनाती है यूपीएससी और नेट की एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि कैसे सही है। मुझे नहीं पता कि चिल्ड्रन और पोलाइट में क्या रिलेशन है, मुझे नहीं पता। ये चारों तो एक तरीके से कंक्लूजन दिए हुए हैं डायरेक्टली, एक तरीके से कंक्लूजन डायरेक्ट चारों के दिए हुए हैं। वन सेकंड। अब मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं कि कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते। तो मैंने अजम्पशंस लिए हैं कि चिल्ड्रन और पोलाइट में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। हो सकता है सारे चिल्ड्रन पोलाइट हो सकता है सारे पोलाइट चिल्ड्रन हो सकता है चिल्ड्रन और पोलाइट ओवरलैप हो सकता है चिल्ड्रन और पोलाइट में कुछ का संबंध हो सकता है चिल्ड्रन और पोलाइट बिल्कुल अलग अलग हो। इसके अलावा भी कोई पॉसिबल संबंध लगता है कि आप लोगों को
कि चिल्ड्रन और पोलाइट के बीच में इसके अलावा भी कोई संबंध हो सकता है? ये मैक्सिमम डाइवर्सिटी ले ली मैंने कि भी इतना हो सकता है। अब ये जितने अजम्पशंस मैंने लिए ना, इसमें मेरी गारंटी है कि दूसरा और तीसरा वाक्य एक साथ गलत नहीं हुआ होगा, सही हो सकता है। आइए चेक करते हैं। जनरली चिल्ड्रंस आर पोलाइट मतलब सम चिल्ड्रंस आर पोलाइट, सम चिल्ड्रंस आर पोलाइट इस चित्र में सही है। सम चिल्ड्रंस आर पोलाइट सही है। सम चिल्ड्रंस आर पोलाइट, सम चिल्ड्रंस आर पोलाइट, सम चिल्ड्रंस आर नॉट पोलाइट। कुछ बच्चे विनम्र नहीं हैं, गलत है। सम चिल्ड्रंस आर नॉट पोलाइट बिल्कुल सही है। सम चिल्ड्रंस आर नॉट पोलाइट, सम चिल्ड्रंस आर नॉट पोलाइट। जब कोई चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ नहीं, ये बात भी सही होगी। आप देख सकते हैं कि दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होगा कि दोनों एक साथ गलत हो जाए। और मैंने आपको प्रश्न यही दिया था कि ऐसे कोई दो वाक्य चुनिए जो एक साथ सही हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते। प्रश्न पढ़ो, प्रश्न जो भयानक चेहरे बना रहे हैं वो प्रश्न पढ़ो। और ऐसा किसी के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैंने केवल हवाबाजी आपको करने के लिए मौका दिया है कि कोई यदि कहे कि कैसे, तो हम बता सके कि ऐसे। बाकी जिनके चेहरे भयानक है वो तो तैयारी का प्लानिंग कर चुके हैं 2025 का, इसलिए उनका स्वागत है कि वो 25 में आए हमारे साथ अपनी मानसिकताओं को सुधार कर। अब लिखना टाइप 3। अब इसमें प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अंडरस्टूड ट्रिक्स पता चल गई तो उत्तर आना ही है। तो टाइप 1 था ऐसे दो वाक्य चुनिए जो एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। टाइप 2 था ऐसे दो वाक्य चुनिए जो एक साथ गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं। अब टाइप 3 लिखना, इन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में, इन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में, सेलेक्ट सच 2 स्टेटमेंट, ऐसे दो वाक्य चुनिए सेलेक्ट सच 2 स्टेटमेंट, ऐसे दो वाक्य चुनिए which are neither together true nor false, which are neither together true nor false, जो ना तो एक साथ सही हो सकते हैं, जो ना तो एक साथ सही हो सकते हैं, ना एक साथ गलत। जो ना तो एक साथ सही हो सकते हैं, ना एक साथ गलत। इस बार आपसे पूछा गया कि ऐसे दो वाक्य बताओ जो ना तो एक साथ सही हो सकते, ना एक साथ गलत। मतलब अगर कोई एक सही हुआ तो गारंटेड दूसरा गलत है। और इसकी ट्रिक्स बता दे रहा हूं मैं। सेंटेंस होते हैं 4 टाइप के। हमेशा इस शर्त को पूरा करने की काबिलियत इन दो जोड़ियों में होती है, ए और ओ, ई और आई। ऑल पॉलिटिशियन आर लायर, सभी राजनीतिज्ञ झूठ बोलते हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर, सम पॉलिटिशियंस आर लायर, कुछ राजनीतिज्ञ झूठ बोलते हैं, सभी राजनीतिज्ञ झूठ बोलते हैं, कुछ राजनीतिज्ञ झूठ बोलते हैं। जनरली पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर,
सामान्यतः राजनीतिज्ञ झूठ नहीं बोलते। जनरली पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर। सामान्यतः राजनीतिज्ञ झूठ नहीं बोलते। नो पॉलिटिशियन इज लायर। कोई राजनीतिज्ञ झूठ नहीं बोलते। दो जोड़ियां हमेशा इस शर्त को पूरा करती है, ए और ओ की जोड़ी, ई और आई की जोड़ी। बहुत बढ़िया। इसका आंसर आना चाहिए था ए और ओ की जोड़ी। और इसे भी मैं प्रूव कर सकता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि पॉलिटिशियन और लायर में रिलेशन क्या है, और उसके बेसिस पर हम ये आइडिया लगा सकते हैं। तो इतने टाइप है, मतलब इस कैटेगरी में दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, एक साथ दोनों न तो एक साथ सही हो सकते हैं, ना एक साथ गलत हो सकते हैं। अब लिखो टाइप 4। लिखिए फिर। कथन 1 लिखना। ऑल साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट। सभी वैज्ञानिक होशियार हैं। जनरली साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट। सामान्यतः वैज्ञानिक होशियार हैं। सामान्यतः वैज्ञानिक होशियार होते हैं। Some scientists are not intelligent. कुछ वैज्ञानिक होशियार नहीं होते।
सम साइंटिस्ट आर नॉट इंटेलिजेंट, कुछ वैज्ञानिक होशियार नहीं होते। नो साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट, कोई वैज्ञानिक होशियार नहीं होता। कोई वैज्ञानिक होशियार नहीं होता। इफ, पैराग्राफ चेंज करके, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, यदि केवल दूसरा कथन सत्य माना जाए। इफ ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, यदि केवल दूसरा कथन सत्य माना जाए, देन विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, तब कौन सा विकल्प सही होगा। यदि केवल दूसरा कथन सत्य माना जाए तो कौन सा विकल्प सही होगा। देन विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, केवल तीसरा कथन सत्य होगा। थर्ड इज करेक्ट while फोर्थ इज रॉन्ग, तीसरा कथन सही होगा जबकि चौथा गलत होगा। ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, केवल चौथा कथन गलत होगा। स्टेटमेंट 1 and 3 is correct while fourth is wrong. कथन 1 और 3 सही होगा जबकि कथन 4 गलत होगा। ये यूपीएससी का फेवरेट टाइप है और कई लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन कर चुका होगा। कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा सब चीजें। फिर भी अगर तुक्का लगाने का मौका मिले तो किस आंसर को आप लोग चुनेंगे। %, 21% लोग, और आपको सुनकर अचरज होगा कि इसका आंसर सी है। आइए जरा ध्यान से सुनना। प्रश्न पर आते हैं पहले। देखो, प्रश्न बहुत ही घटिया है लेकिन पूछने का अंदाज इतना खूबसूरत है यूपीएससी का कि घटिया सवाल को भी बढ़िया बना दिया। ये बेसिक से भी बेसिक सवाल है लेकिन प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। यूपीएससी ये कह रही है, पहले प्रश्न समझ लीजिए, कि यदि दूसरे स्टेटमेंट को हम सही माने, दूसरा कथन सत्य मान ले, तो पहले, तीसरे और चौथे के बारे में आपकी राय क्या है। तो मैं आपको इसको हल करने का तरीका बस ये बताना चाह रहा हूं कि जिस कथन को एग्जामिनर सत्य मानेगा वो कथन बन जाएगा और बाकी सब कंक्लूजन। अरे हमने बेसिक में भी 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन पढ़े थे, यहां तो एक ही स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन का सवाल है। बहुत ही सिंपल और घटिया सवाल है, बस पूछने का तरीका इतना खूबसूरत है कि इसके कारण ऐसा लगता है कि वो जानना क्या चाहता है और पूछ क्या रहा है। ऐसे सवालों को यदि आपको हल करना है तो आपको कुछ नहीं, आपको जिस स्टेटमेंट को सही कहा जा रहा है आपको उसे सही मानना था, केवल उसी को कथन मानना था और बाकी सब कंक्लूजन। उसने कहा दूसरे स्टेटमेंट को सही मानिए। जनरली साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट, मतलब कुछ वैज्ञानिक होशियार हैं, बुद्धिमान हैं। तो वैज्ञानिक और इधर बुद्धिमान। और जनरली में सम वाला मतलब मैंने आपको चित्र बताया है कि सम में दूसरी संभावना ओवरलैप की भी होगी। वैज्ञानिक और बुद्धिमान ओवरलैप भी हो सकते हैं, ओवरलैप भी हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब इस कथन को हमने सही मानते हुए
अब इस पर बेस्ड बाकी को चेक करना है। ऑल साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट, ऑल साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट, ऑल साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट, सम साइंटिस्ट आर नॉट इंटेलिजेंट, सम साइंटिस्ट आर नॉट इंटेलिजेंट, नो साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट, ये दोनों में गलत है, मतलब गारंटेड गलत है। तो हम केवल इतना दावा कर सकते हैं कि महोदय अगर दूसरा वाला सही है तो चौथा तो गारंटेड गलत होगा। अगर दूसरा वाला सही है तो चौथा गारंटेड गलत होगा। बाकी के बारे में हम ना तो सही होने की गारंटी ले सकते हैं ना गलत करने की। रियलिटी में कोई दूसरा एग्जाम वाले होते ना तो वो दूसरे कथन का स्टेटमेंट बनाकर बाकी कंक्लूजन पूछ देते तो शायद आप में से हर व्यक्ति उत्तर दे देता। लेकिन यूपीएससी का प्रस्तुतिकरण इतना खूबसूरत है कि कई लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो गया होगा। एक ट्राई फिर करके देख लो, इसमें एक ट्राई फिर से करके देख लो। एक सवाल और ट्राई करके देख लीजिए। ऑल एडवोकेट्स आर ग्रेजुएट, सभी वकील स्नातक हैं। सम एडवोकेट्स आर ग्रेजुएट, कुछ वकील स्नातक हैं। सम एडवोकेट्स आर नॉट ग्रेजुएट, कुछ वकील स्नातक नहीं हैं। नो एडवोकेट इज ग्रेजुएट, कोई वकील स्नातक नहीं है। इफ ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यदि केवल पहला कथन सही माना जाए, इफ ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यदि केवल पहला कथन सही माना जाए, देन विच वन ऑप्शन, तब कौन सा विकल्प सही होगा। तब कौन सा ऑप्शन सही होगा। केवल पहले कथन को सत्य माना जाए। सेकंड, कथन 2 सत्य होगा, जबकि कथन 3 और 4 असत्य होगा। कथन 2 और 3 सत्य होगा, स्टेटमेंट 2 and 3 इज ट्रू, जबकि कथन 4 असत्य होगा। कथन 2 सत्य होगा, जबकि 4 असत्य होगा। केवल कथन 4 असत्य होगा। बहुत ही बढ़िया। जिसको वह सही कहे उसे आप स्टेटमेंट कहेंगे, बाकी सब कंक्लूजन बन जाएगा। आंसर आएगा केवल दूसरा सत्य होगा। ऑल एडवोकेट्स आर ग्रेजुएट, तो एडवोकेट ग्रेजुएट है, एडवोकेट और ग्रेजुएट ओवरलैप। सम एडवोकेट्स आर ग्रेजुएट, सही है, सही है। सम एडवोकेट्स आर नॉट ग्रेजुएट, सम एडवोकेट्स ग्रेजुएट नहीं है, गलत है, गलत है। नो एडवोकेट इज ग्रेजुएट, वही सही होगा जो दोनों में सही होता है। और पहला गारंटेड, मतलब दूसरा स्टेटमेंट गारंटेड सही और अगले स्टेटमेंट गारंटेड गलत होंगे।
आंसर आना चाहिए था केवल और केवल ऑप्शन ए। बस अब इसमें 2 टाइप बचे हैं, कल हम इसको खत्म करेंगे। कल सिलोजिज्म खत्म हो जाएगा। कल हम देखेंगे स्टेटमेंट एंड असम्पशन, कथन और धारणा के प्रश्न को। ये 2 ही टाइप बचे बस अब इसमें एडवांस में, और ये टाइप यूपीएससी का फेवरेट टाइप है। आइए मैथ्स में हम लोग आ गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस में कितने टाइप हो चुके हैं? एक लाल कह रहा है ए आई वो कैसे पहचानेंगे? तो पहले दिन की क्लास कर लो हमारी। सॉरी, 10 खत्म हो गया था कि 10 शुरू होगा? मतलब रनिंग मतलब खत्म हो गया था। लिखो टाइप 11। टाइप 11। टाइप 11 में सवाल ऐसे आते हैं कि एक दुकानदार ने इतने आइटम सेल किए और उसे इतने आइटम की सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो बताओ प्रॉफिट लॉस परसेंट में कितना होगा? पहले कंसेप्ट लिख लो। लिखना कंसेप्ट, इफ ऑन सेलिंग एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक्स संख्या में वस्तुओं को बेचने पर, एक्स संख्या में वस्तुओं को बेचने पर ए शॉपकीपर गेन, ए शॉपकीपर गेन प्रॉफिट, ए शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ y नंबर ऑफ आर्टिकल। हिंदी वाले लिखना, एक्स संख्या में वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को, एक दुकानदार को y संख्या में, y संख्या में वस्तुओं के बेचने की कीमत के बराबर का, y संख्या में वस्तुओं के बेचने की कीमत के बराबर का लाभ होता है, y संख्या में वस्तुओं के बेचने की कीमत के बराबर का लाभ होता है, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। इधर ध्यान देना प्लीज। एक दुकानदार है, वो मान लीजिए 40 पेन बेचता है, 80 पेंसिल बेचता है, 100 कॉपियां बेचता है, 20 कार बेचता है, 40 बाइक बेचता है, ऐसा कोई सवाल है। और एग्जामिनर ये कह रहा है कि उसको जो प्रॉफिट हुआ ना, वो 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर का, 2 पेंसिल के, 4 पेन के, 4 किताब के सेलिंग प्राइस के बराबर का हुआ, मतलब रुपए में कोई बातचीत नहीं बताई है। तब ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला जो किताबों में है, किताबों में है, एक्स आइटम उसने बेचे थे, अगर उसको लॉस हो रहा है अगर उसको लॉस हो रहा है तो किताबी फार्मूला ये होता है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई फार्मूला जरूरत ना पड़े।
हम कोई ऐसा फार्मूला यूज नहीं करेंगे, पर दिखाने के लिए कि किताबों में ऐसी बातें मिल सकती है। एक्स का मतलब है कितने बेचे, और वाई का मतलब है कितने का लाभ या हानि हुई। आइटम में कोई रुपए की बातचीत नहीं, वस्तुओं में सब बात चल रही है। तो पहला प्रश्न लिख लीजिए, लिखना। पहला प्रश्न, बाय सेलिंग 100 पेंसिल, 100 पेंसिलों को बेचने पर, बाय सेलिंग 100 पेंसिल, 100 पेंसिलों को बेचने पर ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। 100 पेंसिलों को बेचने पर, 100 पेंसिलों को बेचने पर एक दुकानदार 20 पेंसिल के बेचने की कीमत के बराबर का, 20 पेंसिल के बेचने की कीमत के बराबर का लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देर सुनना जरा। उसने बेचे थे कुल 100 और बेनिफिट हुआ है 20 का। तो पहले किताबी फार्मूले के अकॉर्डिंग देख लो। किताबी फार्मूला क्या कहता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू वाई वैल्यू रख दी मैंने, हम कहेंगे कि उस महोदय को 25% का लाभ हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ये किताबी फार्मूला था। अगर फार्मूला याद आ जाए तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। लेकिन अब हम आते हैं मेरी मेथड पर कि बिना फार्मूले के जिंदगी कैसे। इधर ध्यान देना सभी लोग, और मेरे कुछ सवालों के जवाब देना। इधर ध्यान से सुनते चलना। कोई व्यक्ति यदि आपसे कहे कि उस व्यक्ति ने 60 रुपए में आइटम बेचा, 60 रुपए में एक वस्तु बेची और उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो क्या आपको पता चला कि उसने खरीदा कितने में होगा? 60 रुपए में बेचा, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसने खरीदा कितने में होगा? ऑब्वियसली 50 रुपए में। 60 रुपीज, 10% नहीं बोला मैंने, 10 रुपए का, 10 रुपए। तो 60 रुपए पर 10 रुपए का प्रॉफिट होने का मतलब हुआ कि महोदय उसने 50 रुपीज में खरीदा होगा। 50 रुपीज उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। कोई व्यक्ति यदि कहे कि जैसे आपने मान लो संतरे खरीदने गए और उसने कहा 400 रुपए में, जैसे आप उसे पैसे दे रहे हैं तो कह रहा है कि बाबूजी मुझे 100 रुपए का नुकसान होगा, 100 रुपए का। 400 में मुझे 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, मतलब कितने में खरीदा होगा उसने? ये आइडिया लग रहा है सभी को कि वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि 500 रुपए में खरीदा होगा। किसी ने कहा कि 200 रुपए में मैंने बेचा और मैंने 40 रुपए कमा लिए। 200 में सेल किया और 40 रुपीज कमा लिए। इसका मतलब उसने 160 में खरीदा होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मेरी सवाल में ये 100 पेंसिल वेंसिल सब दिमाग से निकाल दो। मेरे सवाल में मानो वह पेंसिल नहीं, रुपए है, रुपए। क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर आइटम को वह, एक एक पेंसिल को वह 1 रुपए में बेचता है। तो इस सवाल को फिर से पढ़ो कि एक व्यक्ति ने 100 रुपए में बेचा और 20 रुपए कमा लिए। 100 रुपए में बेचा और 20 रुपए कमा लिए, तो आप कहेंगे सर 20 रुपए 100 रुपए पर बेचने पर कमा रहा है, मतलब 80 में खरीदा होगा। इसका मतलब इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस तो सीपी पर होता है। हम कहेंगे कि 25% का प्रॉफिट हुआ इसे। मुझे नहीं पता एक्स क्या था, वाई क्या था, बस मुझे इतना लॉजिक पता है कि अगर उसे मैं एक पेंसिल 1 रुपए का मान लू, तो 100 आइटम मतलब 100 रुपए में बेचे और 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो हम कहेंगे भाई 80 रुपए की चीज थी, 20 रुपीज तो 25% का प्रॉफिट होगा।
प्रमोद कंफ्यूज हो गया है, जबकि बहुत सिंपल, मुझे नहीं लगता कि अब इससे भी ज्यादा कोई सिंपल हो सकती है चीज। एक आइटम 1 रुपए का मानना है, बस माना। एक वस्तु, कोई भी एक वस्तु 1 रुपए की है। ट्राई करिए, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो लिखना। बाय सेलिंग 40 पेन, 40 पेन बेचने पर, बाय सेलिंग 40 पेन, ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। 40 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 8 पेन के बेचने की कीमत के बराबर का लाभ हुआ। 40 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 8 पेन के बेचने की कीमत के बराबर का लाभ हुआ। व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंट, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंट, तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। मतलब हम ये कहेंगे कि 40 रुपए में बेचा और 8 रुपए कमा रहा है प्रॉफिट, मतलब वो 32 रुपए में खरीदा होगा। और इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस सीपी पर ज्ञात किया जाता है। अब अगर हानि होगी तो उसके अकॉर्डिंग हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर आपको लॉजिक तो वही याद रखना है, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ट्राई फिर करते हैं, जहां लॉस की बात कर लेते हैं। एक पहले यूपीएससी वाला सवाल देख लो, 2013 में आया हुआ। लिखना, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, वन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, वन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के बेचने की कीमत के बराबर का लाभ होता है। एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के बेचने की कीमत के बराबर का लाभ होता है। बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, a shopkeeper gain the selling price of 11 meter cloth, find the gain in percent, तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। ₹33 में बेचा, 11 रुपए का मुनाफा, मतलब 11 का बेनिफिट 22 रुपए पर, तो हम कहेंगे कि उसका प्रॉफिट 50% का है। एक लॉस वाला क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप में। बाय सेलिंग 40 बुक्स, 40 किताबों को बेचने पर,
40 किताबों को बेचने पर, बाय सेलिंग 40 बुक, a shopkeeper loss equal to the selling price of 10 book, a shopkeeper loss equal to the selling price of 10 book। 40 किताबों को बेचने पर एक दुकानदार को 10 किताबों के बेचने की कीमत के बराबर का, 10 किताबों के बेचने की कीमत के बराबर का हानि होती है, 10 किताबों के बेचने की कीमत के बराबर की हानि होती है। देन व्हाट इज द लॉस इन परसेंट, तब हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। हानि बताना है परसेंट में। बहुत बढ़िया। 40 रुपए में चीज बेची और उसे 10 रुपए का लॉस हुआ, मतलब वो बताना चाह रहा है कि 50 में खरीदा था, तो 50 पर 10 रुपए का लॉस, इसका मतलब 20% का लॉस। तो टाइप 11 आई थिंक पूरी तरह से क्लियर हो गया है। कर पाएंगे अब आप टाइप 11 के सवाल? लिखिए टाइप 12। टाइप 12 में सवाल ऐसे आते हैं कि एग्जामिनर कहता है कि एक दुकानदार जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदता है, उतने रुपए उसे 16 वस्तुएं बेचकर मिल जाते हैं। मतलब ही परचेज 20 आर्टिकल इन ए फिक्स्ड अमाउंट एंड ही गॉट दिस अमाउंट आफ्टर सेलिंग 16 आर्टिकल। केवल 16 बेचकर ही उतना कमा लिया उसने, तो 4 का बेनिफिट हुआ। तो एग्जामिनर पूछता है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बताइए। तो आइए जरा एक बार देख लेते हैं इस टाइप का कंसेप्ट नोट करना टाइप 12 में। कंसेप्ट लिखो, इफ द सीपी ऑफ द एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स, if CP of X number of articles is equal to the SP of Y number of articles, यदि X वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि X वस्तुओं का क्रय मूल्य Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि X वस्तुओं का क्रय मूल्य Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देन डिटरमाइन द परसेंटेज प्रॉफिट। तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यदि उत्तर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, और यदि उत्तर नेगेटिव आया तो हानि। ये फार्मूला है, बट हम ऐसे किसी फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। लिखना प्रश्न कैसे आएगा इसमें। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, यदि 10 वस्तुओं के बेचने की कीमत, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, यदि 10 वस्तुओं के बेचने की कीमत 12 वस्तुओं के खरीदने के बराबर है, यदि 10 वस्तुओं के बेचने की कीमत
12 वस्तुओं के खरीदने के बराबर है, तब लाभ प्रतिशत में, तब लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। If the selling price of 10 article is same as the cost price of 12 article, is same as the cost price of 12 article, find the gain or loss in percent, तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इधर ध्यान देना सभी लोग, पहला सवाल है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, इसका मतलब y, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, इसका मतलब x। पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग तो 12 खरीदे 10 बेचे, पॉजिटिव उत्तर का मतलब 20% प्रॉफिट। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई फार्मूला और नहीं। बेईमान दुकानदार का केस याद है आप लोगों को? बेईमान दुकानदार जिसमें एग्जामिनर बताता है कि वो व्यक्ति 1 किलो की जगह 800 ग्राम का ही उपयोग करता है, 1 किलो की जगह 800 ग्राम। तो हम क्या कहते थे उसको कि वो कितना कमा रहा है? हम कहते थे कि वो 200 ग्राम कमा रहा है, कितने पर? 800 पर। 800 क्यों? क्योंकि 800 बेची गई मात्रा, और हमने कंसेप्ट बनाया था कि हमेशा बेची गई मात्रा पर प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। तब इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज। आपका कोई मित्र है, आपका कोई मित्र है, वो 12 आर्टिकल खरीदता है, 12 आर्टिकल, और वो उतना पैसा प्राप्त कर लेता है 10 आर्टिकल को बेचकर, 10 आर्टिकल को बेचकर वो उतना उतना पैसा अर्न कर लेता है। तो आप क्या कहोगे उससे? बहुत बढ़िया भाई, लाते 12 हो, बेचते 10 हो, 2 कमा रहे हो, कितने पर? बेची गई क्वांटिटी पर, बेची गई क्वांटिटी पर। हम कहेंगे 20% का प्रॉफिट। कोई फॉर्मूला नहीं, बहुत ही लॉजिकल चलेंगे कि भाई लाया था 12, बेच दिया 10, कमाया 2, 10 पर। क्योंकि इस दुनिया में प्रॉफिट और लॉस बेची गई मात्रा पर नहीं। यहां 2 रुपए की बात नहीं, 2 आर्टिकल की बात है। हमने 1 रुपए का नहीं माना है आर्टिकल, क्योंकि आप सीपी और एसपी 2 अलग अलग चीजें हैं। पिछले सवाल में दोनों एसपी थे, यहां वो कह रहा है 12 खरीदे 10 बेचे। तो हम कहेंगे बहुत ही सिंपल है भाई, 12 लाता है, 10 बेचता है, 2 कमाता है। और हमेशा प्रॉफिट लॉस जब रुपए की बात ना हो तो बेची गई मात्रा पर। लिखिए वाला सवाल अगला। If CP of 21 article, if CP of 21 article 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। If the CP of 21 article is equal to the SP of 18 article, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, then what is the profit or loss in percent? तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। What is the profit loss in percent? तब लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। तो खरीदता है 21, बेचता है 18, हर बार अपनी दुकान में लाए 21 और बेचे 18। तो हम कहेंगे महोदय 3 कमा रहा है, बेची गई मात्रा पर 18 से ही डिवाइड होगा, 16.67% का बेनिफिट, क्योंकि 3 वस्तुएं कमा रहा है हर बार। फिर ट्राई करो। If the CP of 20 articles, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, if CP of 20 articles is equal to the selling price of 25 articles,
20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP of the 20 article is equal to the SP of 25 article। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तब लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। %20 प्रॉफिट, 20% लॉस, तो खरीदे थे 20, उतना पैसा के लिए 25 सामान बेचना पड़ गया। तो भाई लाया 20 और 25 बेचना पड़ रहा है। 5 वस्तुओं का लॉस हुआ उस गरीब को। कितने पर? 25 पर। 20% का लॉस हो रहा है उसे। तो इस टाइप के भी सवाल इसमें बनते हैं। 13 टाइप लिखना। सिंपल टाइप है 13वां बहुत ही। लिखना, व्हेन ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल इन 2400, जब एक दुकानदार एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है, जब एक दुकानदार एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है, ही मेक लॉस, तो उसे हानि होती है। जब एक दुकानदार वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है। बट वेन ही सेल द आर्टिकल इन 3200 रुपीज, लेकिन जब वो वस्तु को 3200 रुपए में बेचता है, लेकिन जब वो वस्तु को 3200 रुपए में बेचता है, ही अर्न प्रॉफिट इक्वल टू द प्रीवियस लॉस, तो उसे उतना ही लाभ होता है जितना पहले हानि हो रही थी। तो उसे उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे हानि हो रही थी। तो उसे उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे हानि हो रही थी। व्हाट इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, तो ऐसे सवाल बहुत इजी है। जितना उसे लॉस हुआ था
उतना ही उसे प्रॉफिट हुआ है। तो पहले किताबी तरीका देख लीजिए। लॉस का मतलब होता है, पहले ही दिन पढ़ा था हमने, प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। तो ये पहली बार बेचा, ये दूसरी बार। पहली बार वो 2400 में बेचता है, दूसरी बार वह 3200 में बेचता है। सीपी को एक तरफ लेकर आ जाओ, 2400। बट अगली बार आपकी लाइफ में अगर ऐसा सवाल आ जाए जहां लिखा हो कि पहले जितना लॉस हो रहा था दूसरी बार उसे उतना ही प्रॉफिट हुआ, तो सीपी बस इतना सा याद रखना कि दोनों कीमतों के बीच की कोई कीमत होगी। ऑब्वियसली ऐसा कोई प्राइस होगा जो 2400 और 3200 के कहीं बीच में होगा, तभी तो 2400 में उतना ही लॉस और 3200 में उतना ही प्रॉफिट आएगा। तो दोनों कीमतों का एवरेज सीपी होता है यदि प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाए। यदि प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाए, तो अब हम इसमें प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बस इसमें हमारे बचे हैं टाइप 14 और टाइप 15 मिसलेनियस। कल हम इसको खत्म करेंगे और कल स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, एलसीएम और एचसीएफ। आइए डाउट देख लेते हैं। धन्यवाद विशाल, आपका रेड कैप हमें मिला। धन्यवाद धन्यवाद। चाहेंगे कि जल्दी आप अपना 1 लाख मिनट भी कंप्लीट करें, बाकी लोग भी अपने 50,000 और 1 लाख मिनट को कंप्लीट करिए। ये इस बात का प्रमाण है कि आप सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। अभी पानी की